नहीं नहीं वो नहीं बताएंगे, हाँ इतना वो नहीं है। देख कौन रहा है वहाँ पे, 5-7 तो व्यू में, तो इसीलिए डर लगता है कि हाँ ज़्यादा वो तो बस जो भी है रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, कभी जरूरत पड़ जाए। देखिए एल्काइल कोमा एराइल, एल्काइल कोमा एराइल एंड विनाइलिक हैलाइड्स, एल्काइल कोमा एराइल एंड विनाइलिक हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम, react with magnesium in dry ether, react with magnesium in dry ether or tetrahydrofuran, tetrahydrofuran to form the corresponding organomagnesium halides, organomagnesium halides, organomagnesium halides RMGX, RMGX, organomagnesium halides RMGX, cold Grignard reagents, cold Grignard reagents, full stop, cold Grignard reagents। देखिए इनकी खास बात क्या है, अगर आप देखें पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो कार्बोकैटायन बना देंगी। अभी तक आपने देखा भी होगा, बहुत जगह पर रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन बनते हुए दिखा, लेकिन अभी तक आपने कार्बेनाइन बनता हुआ नहीं देखा होगा कि ये रिएक्शन है इसमें कार्बेनाइन बन गया इस तरीके से, है ना। ये जो बना था ये उस टाइप का कार्बेनाइन नहीं कि हम इस पर कुछ यूटिलिटी ले सकें। जो अभी E1CB में बना था वो उस टाइप का नहीं है कि कार्बोनाइन से कोई यूटिलिटी ले सके, कोई प्रोडक्ट पे आगे जा सके, है ना। तो अगर आपकी 100 रिएक्शन है, मतलब 100 रिएक्शन में 95 जगह पे अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो गिनी चुनी 4-5 जगह पे आपका कार्बोनाइन बनता है। ये उसी कार्बोनाइन को बनाने के लिए काम करता है ना। तो एक कार्बोनाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोकैटायन बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये हमें कार्बोनाइन बना कर देता बड़ी ही आसानी से, वो भी, है ना। तो इसमें आगे लिखिए, नेक्स्ट टाइम लिखिए, दीज आर पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, दीज आर पावरफुल nucleophilic reagents because the CMG bond, जैसे यहाँ पर आपका है ये CH3 अगर लगा हुआ है, CH3 यहाँ पर आपका है MgX, because the CMG bond is so strongly polarized, because the CMG bond is so strongly polarized that the carbon atom in this bond behaves like a carbon ion, ठीक है। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1912 में। चलिए प्रिपरेशन कैसे हम इसे बनाएंगे, इसका मेथड जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। नीचे क्या लेंगे हम, ऊपर से क्या डाला जाएगा। तो लिखिए इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग alkyl or aryl halide into a stirred suspension of magnesium, stirred मतलब ईथर के अंदर मैग्नीशियम मेटल डाली हुई, इसको कंटिन्यूसली स्टिर कर रहे हैं। हाँ तो स्टर्ड, ठीक है, स्टर्ड सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना, इन ईथर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर वो कहता है कि आप लॉन्ग नेक का एक फ्लास्क ले लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग नेक का आप फ्लास्क ले लीजिए, ये ले लिया। इसमें आप स्टर्ड सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम इन ईथर, यहाँ पर ईथर के अंदर आपने मैग्नीशियम का ये लिया हुआ है ना, Mg इन ईथर,
ईथर यूजुअली यहाँ पर जैसे ये C2H5O C2H5 डाईथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर लिया हमने लॉन्ग नेक के फ्लास्क में, डाईथाइल ईथर लिया, उसमें मैग्नीशियम और उसका सस्पेंशन बनाया हुआ है, और ऊपर से हम यहाँ पे ये डालेंगे एल्काइल और एराइल हैलाइड, ये हम यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है मैकेनिज्म। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया हुआ है RX लिया हुआ है ना। X यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, X यूजुअली यहाँ पर आपका Cl, Br और I, F नहीं, F वाले इसको नहीं बना पाते। इसके साथ आप यहाँ पर Mg है, जो Mg मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठी रहती है ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है, R और Mg, R और X के बीच का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली टूटता है, तो हाफ एडेड एरो होमोलिटिकली यहाँ पे टूटता है। कार्बन और यहाँ पर हेलोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। वहीं ये जो मैग्नीशियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है X को। तो अब X जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा था तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, अब X को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बन गया X माइनस, और Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg पे आ गया है X Mg प्लस। तो अभी यहाँ पर क्या बन जाता है, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और इसी को RDS बोल देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। जो भी स्लो स्टेप होता है उस वो RDS ही बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। अब इसके बाद आपका क्या बन जाएगा, R, यहाँ पर R रेडिकल बन गया, और प्लस आपका Mg के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, लेकिन Mg पर एक प्लस का चार्ज आ गया है, और X पर माइनस का चार्ज। तो Mg और X के बीच में तो आपका आयनिक बॉन्ड बन गया है, और Mg के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, R, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस आपका ये Mgx, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच में क्या बन जाता है, इनके बीच में बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो R और Mg के बीच में यहाँ पर अब बन गया है ये कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या है, आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और इनके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे हमारा कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड है हमारा सारा इंटरेस्ट है उस कोवलेंट बॉन्ड में। देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है यूजुअली आप देखते होगे तो दो नॉन मेटल के बीच में यूजुअली बनता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये R है, R के अंदर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर आपका Mg, X ये है। तो यहाँ पर Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और कार्बन ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, और इन्होंने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, तो ये बॉन्ड हाईली पोलराइज रहेगा। और जब ये बॉन्ड हाईली पोलराइज रहेगा तो इस पर R पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस होगा। तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट है बट हाईली पोलर है। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, उसकी वजह से ये आपका RMgX जो है इसमें ये आपका बहुत ही आसानी से R माइनस बना देता है, बहुत ही आसानी से ये आपका R माइनस आपको बनाकर दे सकता है जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपकी ऑन डिमांड ये आपको कार्बन आयन बनाकर दे देगा। और इस कार्बन आयन को, ये जो कार्बन आयन है, ये जो आपका कार्बन आयन है, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन में आपको ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है ग्रिग्नार्ड एजेंट, ऐसे बनता है और ये इसकी स्ट्रक्चर है। और इस बॉन्ड का हाईली पोलर होना ही हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल आगे है। अब यहाँ पर और देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX। देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये हमें होमोलिटिकली टूटना है। बॉन्ड होमोलिटिकली कब टूटते हैं, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या तो डिफरेंस जीरो हो या दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम हो।
तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे आते हैं, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसी रो में आयोडीन सबसे कम। तो यहाँ पर कार्बन होगा आर के अंदर, तो कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। तो कार्बन है ना, कार्बन और यहाँ पर आयोडीन अगर ये हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो बॉन्ड होमोलिटिकली सबसे आसानी से टूटेगा। वहीं अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगाओ तो क्लोरीन तो हेटेरोलिटिकली तोड़ना चाहेगा, तो क्लोरीन में होमोलिटिकली मुश्किल से टूटेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा लेते तो फ्लोरीन का बॉन्ड होमोलिटिकली नहीं टूट पाता, तो इसलिए फ्लोरीन यहाँ से बाहर है। तो एल्कल फ्लोराइड से आप ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकते, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका क्या आता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका आता है RI सबसे अच्छा बनाएगा, उसके बाद आपका RBr और उसके बाद आपका RCl। तो कहीं पर अगर आपके पास चॉइस है कि एक इसके RX के अंदर दो लगे हुए हैं, एक कोई एल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर मतलब कि आपका Br भी लगा है, उसका I भी लगा है, और एक मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कहाँ पर जाकर ग्रिग्नार्ड बनाएगा? I वाले पर या Br वाले पर? I वाले पर। दैट मीन्स ये ऑर्डर आपको हेल्प करेगा कि अगर I और Br लगे हैं तो इसको सेलेक्ट प्रेफरेंस देंगे, Br और Cl लगे हैं तो इसको प्रेफरेंस देंगे। कौन सी स्टेबिलिटी? नहीं, इसकी स्टेबिलिटी नहीं, इसके बनते टाइम ये RDS है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे कि यहाँ पर I को निकालूं या मान लो एक कंपाउंड है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मान लो एक कंपाउंड है आपका CH2 I और यहाँ पर Br भी लगा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास 1 इक्विवेलेंट Mg है, Mg भी ईथर है। तो आप ग्रिग्नार्ड कहाँ पर बनाओगे? यहाँ पर बनाओगे या यहाँ पर बनाओगे? ऐसे केस में क्योंकि ये बॉन्ड इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिटिकली ज़्यादा आसानी से टूटेगा, तो आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनाओगे, यहाँ पर नहीं। तो आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे ये Br CH2 और यहाँ पर आपका Mg वो I, ये ग्रिग्नार्ड बनाओगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था जैसे I तो लगा है किसी, वो Br तो लगा है 1 डिग्री कार्बन, लेकिन I लगा है किसी 3 डिग्री कार्बन में, यहाँ पे नहीं, उसका रोल नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। हाँ, उसका रोल यहाँ पर नहीं है। हाँ, रोल यहाँ पर केवल इसका I, Br और Cl के अकॉर्डिंग ही है। बाद में बनने वाला कार्बन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बने चलेगा वहीं इसी के अकॉर्डिंग, जो ये ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लिखिए। एक चीज़ और इसमें और, एल्कल और एरल फ्लोराइड आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन। और सेकंड, यूजली जो ग्रिग्नार्ड है आपको एल्कल ब्रोमाइड दिखाई, मतलब एल्कल ब्रोमाइड के साथ बना हुआ दिखेगा, क्योंकि जो एल्कल ब्रोमाइड है वो चीपली अवेलेबल हैं और सस्ते हैं। आयोडाइड आपके रिलेटिवली महंगे हैं या अवेलेबिलिटी कम है। यूजली Mg Br are used due to availability and price of RBr is, ये तो बस जनरल नॉलेज के लिए। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए ना वो ऐसा ना पूछेगा कि इससे बनाओगे। RBr जो है वो आसानी से अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, तो इजीली जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट क्वेश्चन में देखते हो तो ब्रोमाइड का बना हुआ इसलिए दिखता है, यूजली आयोडाइड का नहीं दिखता। क्लोराइड का इसलिए नहीं दिखता क्योंकि रिएक्टिविटी में कम है, आयोडाइड का रिएक्टिविटी में हाई है, लेकिन आयोडाइड दिखेगा नहीं क्वेश्चंस बनाते टाइम, वो ब्रोमाइड ही लेता है, वो इसलिए।
हो गया? चलिए आगे देखें। सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट हम इनमें यूज करेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले तो यहाँ पर देखिए जो आपके R माइनस है, यहाँ पर R माइनस बनता है ना, R माइनस, जैसे कि आप देखें यहाँ पर CH3 माइनस बन गया, है ना। जो CH3 माइनस है वो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। ये आपको याद होगा कि एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। F माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, उससे ज़्यादा है NH2 माइनस, उससे ज़्यादा है CH3 माइनस या C पे माइनस चार्ज है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। उसी के साथ साथ अगर आप CH3 माइनस को देखें तो CH3 माइनस आपका कैसे बना होगा, अगर आप इसे देखें CH3 और यहाँ पर आपका लगा हुआ H और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH3 माइनस बन गया और यहाँ से आपका ये H प्लस। अगर आप CH4 को माने तो CH4 एक वेरी वेरी वीक एसिड है ना। CH4 आपको कहाँ H प्लस निकालता हुआ दिखता है, कहीं नहीं दिखता, है ना। तो CH4 अगर आप देखें तो वेरी वेरी
वीक एसिड है, दैट मीन्स आप उससे H निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो कॉन्जुगेट बना है ये क्या होगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मीन्स ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। तो आपको सोलवेंट लेते टाइम ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें यहाँ ना पहुँच जाए, मतलब कि ये अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर की वजह से कहीं पर अटैक ना कर दे सॉल्वेंट पर ही, और स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होने की वजह से सॉल्वेंट से प्रोटॉन ना निकालने लगे। यूजुअली हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, पानी ले लेते हो आप सॉल्वेंट, अल्कोहल ले लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हो, एसीटोन ले लेते हो, ये सब ले लेते हो ना। अगर आपने पानी ले लिया तो पानी से प्रोटॉन निकाल लेगा, अल्कोहल ले लिया उससे प्रोटॉन निकाल लेगा, बेस की तरह काम करने का लगेगा, रिएक्ट कर जाएगा उससे। तो आपको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिस पर ना तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, ना ये एज ए बेस अटैक कर सके, है ना। तो बहुत गिन चुन के हमारे पास इसमें बचते हैं ईथर्स। केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें से ईथर ऐसे हैं जिन पर ना तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक चलता, ना उनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो लिखिए, ये भी लिख लीजिएगा साइड में, है ना। इन जनरल ओनली ड्राई ईथर, ड्राई भी क्यों, ड्राई मतलब अगर उसमें कुछ भी अगर अल्कोहल के ट्रेस रह गए। ईथर को हम यूजुअली किससे बनाते हैं, ईथर को यूजुअली हम बनाते हैं अल्कोहल से बना लेते हैं, तो अल्कोहल का भी ट्रेस नहीं रहना चाहिए उसमें। इन जनरल ओनली ड्राई ईथर्स कैन बी यूज्ड, इन जनरल ओनली ड्राई ईथर्स कैन बी यूज्ड like C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, कॉमा THF, कैपिटल में लिखना THF, THF, कॉमा THP, THP, P, कॉमा 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप C2H5O C2H5, CH3O CH3 भी हम CH3O CH3 नहीं ले सकते क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो गैस है, रूम टेम्परेचर पर डाईमिथाइल ईथर गैस है, ये आपका लिक्विड है, ले सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, आपको ये ले सकते हैं, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF, है ना। आप यहाँ पर ले सकते हो ये टेट्रा हाइड्रोपाइरान, THP, या फिर ये 1,2 डाइऑक्साइड। यूजुअली ये हैं जो हम एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर ले सकते हैं, इनको आप एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर ले सकते हैं, सब हैं ईथर ही है। सर वो आपने एग्जाम्पल में 1,4 डाइऑक्सान लिखा है, डाइऑक्सेन लिखा है मैंने, डाइऑक्सेन बोला, नहीं 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 बोला ना। अच्छा हाँ 4 ही है, ये यहाँ गलत लिख दिया, 1,4 डाइऑक्सेन ही है। चलिए, अब यहाँ पर वो कहता है कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है मैग्नीशियम, ईथर में मैग्नीशियम और एल्कल हैलाइड की रिएक्शन से बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर एल्कल हैलाइड ले लूँ, एल्कल हैलाइड को मैं नीचे फ्लास्क में ले लूँ और ऊपर से
और ईथर में बना हुआ सॉल्यूशन, Mg ईथर का बना हुआ सॉल्यूशन मैं ऊपर से डालूं तो क्या कोई समस्या हो जाएगी? पहले हमने क्या किया था, Mg ईथर में बना हुआ सॉल्यूशन तो नीचे था, ऊपर से एल्काइल क्लोराइड डालते थे। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, एल्काइल हैलाइड नीचे फ्लास्क में ले रखा, ऊपर से Mg ईथर डाल दूं तो क्या कोई समस्या होगी? देखिए इससे पहले केस में क्या था, Mg ईथर था, Mg ठीक ठाक एक्सेस में वहाँ पर है, तो ऊपर से एल्काइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड आप डाल रहे हो तो नीचे एक्सेस में Mg है, ऊपर से डाला ग्रिग्नार्ड एजेंट बना। अब वो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो बना है क्या Mg के साथ फर्दर रिएक्शन कर सकता है? नहीं, वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब आपने यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड ले रखा, एल्काइल हैलाइड ले रखा नीचे, ऊपर से आपने Mg ईथर डाला, ग्रिग्नार्ड एजेंट बना। अब फ्लास्क में एक्सेस में क्या है, एल्काइल क्लोराइड, वो रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जब आप ऊपर से डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा। R माइनस होता है, Mg है ना, ये प्लस है ना। और आपके पास साथ में फ्लास्क में खूब भर भर के एक RX तो पड़ा हुआ है ही है। और ये किसका काम करता है, ये काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये काम किसका करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और एज न्यूक्लियोफाइल करता है तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा वो X यहाँ से ऐसा निकलेगा और ये पीछे से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका RR। एक और कम रह गया बस, है ना। RRR तो मैं भी बना देता यहाँ पे, MgX2। RR क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया एल्केन। मतलब दैट मीन्स आप ऊपर से Mg ईथर डालते रहोगे, आप सोच रहे होगे ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा, थोड़ी देर में मिलेगा मुझे, और वहाँ पे सबका सब एल्केन बनता जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका अगर 1 मोल एल्काइल हैलाइड है, आपने वहाँ पर आधा मोल मैग्नीशियम डाल दिया, तो आपका आधा मोल मैग्नीशियम आधा मोल ग्रिग्नार्ड बनाएगा, और आधा मोल ग्रिग्नार्ड फिर आधा मोल बचे हुए के साथ रिएक्ट करके 1 मोल, मतलब आधा मोल आपके पास ये बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, सब कुछ खत्म। आपको ग्रिग्नार्ड नहीं मिलने का उसमें। तो इसीलिए वो कहता है कि हमेशा Mg ईथर नीचे रखना, ऊपर से एल्काइल हैलाइड डालना, इसका उल्टा नहीं कर देना। अगर इसका उल्टा करोगे तो फिर आपको ये मिलेगा। वो ड्राइगर जो आपने लिखा है वो एस सॉल्वेंट यूज कर देते हैं हैं, ड्राइगर एस सॉल्वेंट बताया था ना आपने। वो तो सॉल्वेंट है। हाँ, वो सर ये सब बातें भी ग्रिग्नार्ड भैया ने बताई थी, या ये सब बात में मतलब उसने नहीं, ग्रिग्नार्ड के अंदर ही चल रही है। ग्रिग्नार्ड पर बहुत बड़ी सारी चीज़ें, प्रोफेसर ने बताई थी ना ये बातें भी, ये ईथर यूज कर लेना भाई अगर मेरा ये नहीं सबसे बनाने के लिए। देखो यहाँ पर ये कितना सेंसिटिव मामला है। अगर आप यहाँ पर ईथर के अंदर अगर आप मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लो और ऊपर से एल्काइल क्लोराइड डालो तो पता क्या बनेगा, वुड्स रिएक्शन चल जाएगी। वुड्स रिएक्शन तो पता है, आपको पता है ना, वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स वुड्स क्या होती है, RX प्लस के 2 टाइम्स ऑफ Na, ये Na भी ईथर में ही होता है ना, प्लस आपका RX रिएक्शन, ये तो पता होगी ना। ये क्या बन जाता है, RR बन जाता है, एल्केन बन जाता है। एल्केन बनाने का ये मेथड है, ये वुड्स रिएक्शन है। तो सोचो उसने सब कुछ यूज किया होगा, हो सकता है उसने लिथियम भी लिया हो, सोडियम लिया हो तो एल्केन ही बन रहा हो, कोई और मेटल लिया हो, जिंक लिया हो, कैडमियम लिया हो, आयरन लिया हो, घूम फिर के मैग्नीशियम ऐसा मिला जिसके थ्रू ये कंपाउंड जो बन रहा है, ये कंपाउंड स्टेबल ऐसा मिला, और इसकी फिर रिएक्शन करके देखी। और इसमें भी तो ऐसा हुआ होगा कि जब उसने सॉल्वेंट, तो यूजुअली क्या है, उसे सपने में थोड़ा ना आ गया कि ईथर ही लूंगा, क्या पता एल्कोहल ले रखा हो, कुछ और ले रखा हो, बन ही नहीं रहा हो, तो हो सकता है लक बाई चांस उसने ईथर लिया हो तब जाके बन गया हो। क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि आप अगर यहाँ पे पानी लोगे, एल्कोहल लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, सबके साथ रिएक्ट करके ये एल्केन बना लेगा। हाँ, जो भी हो कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत सारे हिट एंड ट्रायल चले होंगे, हो सकता है 100, 200, 400 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया हो, तब जाकर उसे पता चला हो कि ऐसा कोई रिएक्ट कर रहा है। और ऑर्गेनिक की चीज़ें दिखती भी तो नहीं है। आप फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ बल्ब जलता दिख जाए, कुछ चुंबक खींच चलेगी किसी को। ऑर्गेनिक में इसमें क्या दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड, क्या पता करोगे। वहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा, किससे क्या बन गया कुछ नहीं पता चल रहा। बीकर में पानी रखा है, अल्कोहल रखा है, बेंजीन रखा, सब एक जैसी दिखेंगी। तो कितनी मुश्किल होती होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें पता करने में क्या बना क्या नहीं बना, है ना। और वो भी अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले। आज के टाइम में तो फिर भी टेक्निक है, 200 साल पहले तुम्हें कैसे ये पता लगाने में कि ये बेंजीन है या फिर ये टोल्यूइन है,
ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे से।